बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 27 जून पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 210। आज की अहम खबरों में सबसे पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली नई झड़प, नई जंग। आज अमेरिका ने ईरान पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने आबनाए हरमज़ में से गुजरने वाले एक बहरी जहाज़ पर हमला कर दिया। अमेरिका के मुताबिक ये बहरी जहाज़ जो है ये सिंगापुर से ताल्लुक़ रखता था और जब ये आबनाए हरमज़ में से गुजर रहा था तो ईरान ने इस पर अपने ड्रोन्स के साथ हमला किया। अमेरिका कहता है कि फिर हमने जवाबी कार्रवाई की और आबनाए हरमज़ के साथ साथ कोस्टल एरिया में जो ईरान की इंस्टॉलेशंस हैं, जैसा कि उनके रडार्स हैं, उन जगहों पर हमने हमले किए। अब यहाँ पर आप ये याद रखिए कि आबनाए हरमज़ के अंदर ईरान ने जो रास्ता मुतय्यन किया है कि जहाज़ यहाँ से गुजर सकते हैं, वो अमूमी तौर पर ईरान की कोस्टल लाइन के बहुत ही करीब है। ज़ाहिर है वजह उसकी यही होगी कि ईरान कंट्रोल करना चाहता है और ईरान का कहना यह है कि बाकी तमाम जगहों पर माइंस लगी हुई हैं, समंदर के अंदर जो माइंस बिछाई गई थी तो जहाज़ तबाह हो सकते हैं, इसलिए ये सीधा रास्ता है या साफ रास्ता है, यहाँ से जहाज़ गुजर सकते हैं। अमेरिका ने एक आध और रास्ता भी वहीं पर मुतय्यन किया है और मेरा ख्याल अमेरिका जहाज़ों को कह रहा है कि आप उधर से भी गुजर सकते हैं। शायद इसी बात के ऊपर चपकलिश हुई है और इसी बात की वजह से आज एक दूसरे के ऊपर हमले हुए हैं। अब ये जो हमले हुए हैं इसमें अल जज़ीरा ने भी इसे कंफर्म कर दिया है कि दोनों साइड्स ने एक दूसरे के ऊपर हमले किए हैं और दोनों ने ये क्लेम भी कर लिया है कि हमने एक दूसरे के ऊपर हमले किए हैं। ईरान ने बहरी जहाज़ पर होने वाले हमले को तो अभी तक क्लेम नहीं किया, लेकिन ईरान ने यह ज़रूर कहा है कि जब अमेरिका ने हम पर हमले किए हैं तो हमने अमेरिका के जो अड्डे हैं या इंटरेस्ट हैं खित्ते के अंदर, उन पर वापस हमले ज़रूर किए। अब ये बात आपको याद आ रही होगी जब मैंने आपको बताया था कि इनका एग्रीमेंट भी हो जाएगा, मुकम्मल एग्रीमेंट भी हो जाएगा, फिर भी इस ज़ख्म से खून रिश्ता रहेगा। ये छोटी मोटी झड़पें एक दूसरे के साथ करते रहेंगे। ये कभी भी दूररस अमन इसमें से कायम नहीं होगा, अल्लाह करे कि हो, लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। साथ ही साथ कोई बड़ी जंग होते हुए भी मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। इसके साथ ही अगर ये मामला इस वीकेंड के ऊपर लगता नहीं मुझे कि एस्केलेट करेगा, लेकिन अगर किया तो जाहिर है तेल की कीमतों के ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। इस वक्त तेल की कीमतें तकरीबन क्रैश होने के करीब हैं, तकरीबन $70 बैरल के करीब करीब पहुंच चुकी हैं और अगर ये $65 से नीचे जाती हैं तो आप उसे क्रैश ही समझिए, क्योंकि अगर ये $65 से नीचे चली गई तो फिर कोई पता नहीं ये $50 या उसके नीचे भी टच कर जाएं। तो तेल पहले ही बहुत, जो जंग लगने से पहले जिस लेवल पे था उससे भी तकरीबन नीचे आ चुका है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान में आज एक बार फिर शहबाज शरीफ ने तेल की कीमतें कम करने से इनकार कर दिया। जंग शुरू होने से पहले पाकिस्तानी 250 रुपए फी लीटर जो है वो तेल की कीमत अदा कर रहे थे। अब जंग जब से ख़त्म हो गई है उसके बावजूद पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन 300 रुपए फी लीटर तेल की कीमत जो है वो अदा कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये अलग बात है कि जंग लगने से पहले जिस जगह पर इंटरनेशनल मार्केट में तेल था आज उससे कम है, लेकिन पाकिस्तानी फिर भी उससे कहीं ज़्यादा कीमत तेल की जो है वो अदा कर रहे हैं। और पिछली रात जो गुजरी है उसमें शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर यही फैसला किया है कि तेल की कीमतें जो हैं वो पाकिस्तान में कम नहीं की जाएंगी, उसी लेवल पर रखी जाएंगी, आवाम पर डाका जारी रहेगा। ज़ाहिर है इसके अंदर एक लंबी चौड़ी लेवी होगी, लंबा चौड़ा टैक्स होगा। तो पूरी दुनिया, आपको हमने पिछली दफ़ा बताया था कि इंडिया ने इस सारे क्राइसिस के अंदर अपने शहरियों को 3 से 15 बिलियन डॉलर का उन्होंने आप ये कहिए कि सब्सिडी दी या बोझ बर्दाश्त किया इंडियन गवर्नमेंट ने, और सार्फ के लिए, आम लोगों के लिए तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई। उसके लिए इंडिया को 13 अरब डॉलर के करीब पैसा जो है वो अपने सिस्टम के अंदर से डालना पड़ा। पाकिस्तान में चलें ये पास से तो पैसा ना डालते, ये पूरे पूरे ही ले लेते पब्लिक से। इन्होंने इस सारी चीज़ को भी अपॉर्चुनिटी गर्दाना और आवाम की जेबों पर डाके मार रहे हैं, उनसे एक्स्ट्रा पैसा निकाल रहे हैं। तो एक तरफ हमें जो झड़प की खबर है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम के साथ इनकी झड़प ये है कि इन्होंने तेल की कीमतें कम करने से फिर इनकार कर दिया है और जो नोटिफिकेशन सामने आया है उसके मुताबिक ये तेल की कीमतें कम नहीं कर रहे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर इंडिया से है। इंडिया से खबर ये है कि मोदी की मुलाकात हुई है अमेज़ॉन के सीईओ से। अमेज़ॉन आपको पता है कि दुनिया की बहुत बड़ी कंपनीज में से एक कंपनी है और अमेज़ॉन और मोदी की मीटिंग में ये ऐलान हुआ है
कि 48 बिलियन डॉलर्स, जी हाँ, हम तो यहाँ $1 बिलियन के लिए नाक रगड़ते फिर रहे हैं हर जगह पर। अमेजॉन ने यह ऐलान किया है कि 48 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो इंडिया में 2026 से 2030 के दरमियान में। तो ये एक बड़ी कंपनी, ये सिर्फ वही नहीं, एप्पल हो या टेस्ला हो, बहुत सारी कंपनीज पहले भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स के ऐलान कर चुके हैं। ये जो आज का ऐलान है या मौजूदा ऐलान है जो 48 बिलियन डॉलर का है, जाहिर है इससे और भी बहुत सारी कंपनीज के लिए दरवाजे खुलेंगे इंडिया के, और इंडिया को भारी इन्वेस्टमेंट जो है वो मुयस्सर आएगी। दूसरी तरफ अगर इंडियन इकोनॉमी की बात आप करें तो जो इंडियन इकोनॉमी है उसके जो मौजूदा नंबर्स हैं, जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसकी, वो 6.5% के ऊपर उनकी ग्रोथ जो है वो प्रोजेक्ट की जा रही है। यहाँ पर आपने याद रखना है कि जब इमरान खान की हुकूमत का आखिरी साल था तो पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी वो भी 6.2 या 6.3% के ऊपर थी। इंडिया की ग्रोथ इस वक्त 6.5% पे है, जिसको पूरी दुनिया के अंदर बहुत कदर की निगाह से देखा जाता है और समझा जाता है कि ये बहुत ही तेज़ ग्रोथ हो रही है। पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है पिछले 4-5 साल से ग्रोथ क्या होनी है, हमारा तो रिवर्स गियर लगा हुआ है, हमारी तो माइनस में ग्रोथ हो रही है। तो एक तरफ इंडिया का ये हाल है, तो दूसरी तरफ इंडिया के पास जो है वो इस वक्त 672, जी हाँ, $672 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो इमरान खान इनके पास कोई 16 से 18 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स छोड़ के गए थे। अब इन्होंने कर्जा शर्जा लेके तकरीबन नंबर उतना बनाया हुआ है, लेकिन असल में जो इमरान खान रिजर्व्स छोड़ के गए थे उनमें से अब ये सेफली आप ये कहें कि 12 से 14 अरब डॉलर के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो उड़ा चुके हैं। इनके पास 4-5 अरब डॉलर के सिर्फ फॉरेन रिजर्व्स रह गए। तो एक तरफ पाकिस्तान के पास शायद 4 या 5 अरब से भी कम के फॉरेन रिजर्व्स हैं, और दूसरी तरफ इंडिया के पास 672 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व्स हैं। तो ये इकोनॉमी की सूरत हाल भी देख लीजिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल में सिर्फ एक कंपनी की आपको मैंने बताई है जिसने ऐलान किया है, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ SIFC बनाई गई। हमारे यहाँ क्या कुछ नहीं कहा गया, बताया गया कि 100 अरब डॉलर आना है, सऊदी अरब से 25 अरब, कुवैत से 25 अरब, कतर से 25 अरब, UAE से 25 अरब, वहाँ से एक धेला नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर है कि जनरल साहबान को FWO का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया 205 अरब रुपए का बगैर किसी टेंडर के, और इसी सारे अरसे के दौरान आपने दर्जनों जनरल्स को बड़े ओहदों के ऊपर नौकरियां मिलते हुए भी पाकिस्तान में देख लिया। तो उनकी मौज लगी हुई है। और आपने ये भी देखा कि हमारी अपनी KPK की गवर्नमेंट अवाम के पैसों से DHA की सड़कें भी बना रहे हैं और उनकी जो तज़ीनो आराइश भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि काबीना के जो वज़रा हैं, उधर से जो पार्लियामेंट में स्पीकर हैं, सेनेट के अंदर चेयरमैन हैं, उनकी 600 800% तनख्वाहें बढ़ गई हैं, लेकिन आम आदमी की बजट में शायद 7% तनख्वाह भी नहीं बढ़ाई। साथ ही मैंने आपको बताया कि तेल की कीमतें अभी भी कम नहीं की। दूसरी तरफ इंडिया का मैंने हवाला दिया कि पूरी जंग में उन्होंने तेल की एक्स्ट्रा कीमतें अपने शहरियों से नहीं ली। 13 से 15 अरब डॉलर का उन्होंने नुकसान उसमें बर्दाश्त किया। अब ये तो हो गई इकोनॉमी की बातें, इंडिया की, अमेरिका की बातें। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो दोबारा से उसी खबर का फॉलोअप करते हैं, और वो है गोमल यूनिवर्सिटी के अंदर जो डॉक्टर ज़फ़र इकबाल बलोच को वहाँ से निकालने का सारा काम किया जा रहा है। अब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, जिसमें जाहिद गशकोरी भी और सनाउल्लाह खान भी दोबारा से इस खबर की मज़ीद तफसील दे रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि 1500 से ज़ायद जाली डिग्रियों का मामला है। इसमें चीफ सेक्रेटरी के कहा जाता है कि रिश्तेदारों के मामला भी हैं, चीफ मिनिस्टर के करीबी लोगों पर भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, और कहा जाता है कि यहाँ की जाली डिग्रियों पर लोगों ने बड़ी बड़ी नौकरियाँ ले रखी हैं, और बहुत सारी ऐसी नौकरियाँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी हैं। ये भी बताया जा रहा है कि पिछले से पिछले हफ्ते ये जो डॉक्टर ज़फ़र इकबाल बलोच साहब हैं, इन्होंने ख़त लिख दिया FIA को उन तमाम सबूतों के साथ जो इनके पास मौजूद थे 1500 जाली डिग्रियों के बारे में, कि ये जाली डिग्रियां हैं, इनके खिलाफ FIA कार्रवाई करे। मतलब उन्होंने तमाम का तमाम जो मटेरियल था उनके पास, तमाम सबूत थे जाली डिग्रियों के, वो वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी ने FIA को भेज दिए। उनके इस खत लिखने के 6 दिन के बाद या 8 दिन के बाद जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी हैं, उन्होंने उन्हें हटा दिया है और इंक्वायरी कमीशन बना दिया है।
ये मेरे ज़ाती ख्याल में बहुत ही अफसोसनाक पहलू है सारी बात का। चीफ मिनिस्टर साहब को इस मरहले पर इसमें कूदना नहीं चाहिए था। अभी अगर वो सच्चे भी हैं तो सारी दुनिया को यही लगेगा कि उन्होंने अपने करीबी लोगों की जाली डिग्रियां बचाने के लिए ये काम किया है। अगर उन्होंने ये काम करना भी था तो फिर उसका भी कोई तरीका था कि पहले वो एक हाई पावर्ड, एक ऐसा बोर्ड बनाते, इंक्वायरी कमीशन, जिस पर सबको एतमाद होता कि ठीक इंक्वायरी होगी। फिर वाइस चांसलर के बारे में कोई बात कहते भी तो समझ आती। जिस प्रिटेक्स्ट को यूज करके वाइस चांसलर को हटाया गया है, कहा जाता है कि वो पिछले वाइस चांसलर के बारे में एक कमेटी की रिकमेंडेशन थी। ये नए वाइस चांसलर आए थे, हुकूमत की अदालत के अहकामात पर आए थे, और इन्होंने आके इन जाली डिग्रीज का ये जो पूरे का पूरा कार्टल था इसको पकड़ा था। और इसके खिलाफ अब जैसे ही इन्होंने सबूत, FIA को कंप्लेन और सबूत भेजे तो इनको हटा दिया गया। ये तो वो जाहिर है वही काम लग रहा है जो पंजाब में होता है, जो मरीम नवाज और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की नाक के नीचे होता है, उसी तरह के इल्ज़ामात इधर भी लग रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सुहेल अफरीदी साहब को इससे इज्तनाब करना चाहिए और इस मामले से दूर रहना चाहिए। किसी सूरत भी इस सारे मामले का उन्हें हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने पिछले व्लॉग के आखिर पर यह स्टोरी रखी थी, लेकिन ये आप सबके लिए बहुत अहम है, इसलिए इस स्टोरी को मैं क्विकली कवर करूंगा, लेकिन कवर करना बहुत ज़रूरी है। कतर में रहने वाले एक पाकिस्तानी, जिनको FBI ने एक नोटिस भेजा कि आपने मुल्क से बाहर रहते हुए इतना पैसा कमाया है, उस पर आपके ज़िम्मे कोई 2.5 करोड़ रुपया जो है वो टैक्स है, वो आप जमा करवा दीजिए। उस शख्स ने वापस FBI को बताया कि मैं मुल्क के अंदर नहीं रहता, मैं ओवरसीज़ रहता हूं, मेरे पर पाकिस्तान के टैक्स लॉज नहीं लगते, इसलिए मेरे से आप ये टैक्स नहीं ले सकते। लेकिन उसके जवाब में FBI ने क्या किया कि उनके अकाउंट से खुद ब खुद ही ये पैसे निकलवा लिए, क्योंकि ऐसा कानून पास करवा लिया गया है कि किसी भी शख्स के अकाउंट से FBI खुद ही पैसे निकलवा सकता है। अब ये होता क्या है पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने कानून, सबसे पहले इस बात को आपने समझना है कि जब आप बैरून मुल्क रहते हैं, अगर कोई शख्स बरतानिया में रहता है, स्पेन में रहता है, अमेरिका में रहता है, तो वो जाहिर है वहाँ पर टैक्स अदा करेगा। जब वो वहाँ पर टैक्स अदा करेगा तो पाकिस्तान का कानून ये कहता है, ये पाकिस्तान के कानून की बात कह रहा हूँ, और बहुत सारे दूसरी दुनिया के कवानीन भी यही कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि अगर आप पाकिस्तान में 180 दिन से कम रहते हैं एक साल में, 180 दिन का मतलब 6 महीने, अगर आप 6 महीने से कम अरसा पाकिस्तान में रहते हैं और साल में से 6 महीने से ज़्यादा अरसा पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो फिर पाकिस्तान के टैक्स लॉज आप पर नहीं लगेंगे। आप पर उस मुल्क के टैक्स लॉज लगेंगे जहां पर आप पाकिस्तान से ज़्यादा रह रहे हैं। इसलिए जो बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान में टैक्स अदा नहीं करेंगे, वो जिस मुल्क में बैठ के कमाई करेंगे वहां पर टैक्स अदा करेंगे, जो कि लॉजिकल बात है। अब ये जो शहरी है, ये पिछली 1-1.5 दहाई से पाकिस्तान में नहीं है। बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर बरतानिया से लेके, कतर से लेके, UAE से लेके कई मुल्कों के अंदर इन्होंने बैंकिंग सेक्टर में काम किया, अपना लोहा मनवाया, पैसा कमाया, और वो पाकिस्तान भेजते रहे। जाहिर है पीछे अजीज़ होते हैं, या कोई प्लॉट ले लिया या किसी अकाउंट में रख लिए, तो लोग बचत करते हैं, पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं। उन्होंने भी यही किया, और 40 अरब डॉलर के करीब रेमिटेंसेज आती हैं जिनसे हमारा मुल्क चलता है। लेकिन FBI करता क्या है? FBI आपको एक नोटिस भेजता है, जो भी शख्स बाहर रहने वाला है उसको कहता है कि आपकी इतनी कमाई है, और वो कमाई भी अक्सर बंदे ने खुद ही डिक्लेयर की होती है। जिसने खुद डिक्लेयर ना की हो उसका तो जाहिर है इनको पता ही नहीं होता कि उसने बाहर क्या कमाया है। मसलन जब ये UAE से डाटा मांगते हैं तो UAE इन्हें डाटा नहीं देता, कतर इन्हें डाटा नहीं देता कि आपके मुल्क के शहरी यहाँ क्या कमा रहे हैं। फंसता कौन है? वो आपने देखा ना कि यहाँ पर ताजर मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, वो टैक्स फाइल करने को तैयार नहीं होते। ये आपने सुना है ना प्रॉब्लम। उसकी वजूहात ये है, अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी गलती से टैक्स फाइल कर बैठता है पाकिस्तान में, जब वो टैक्स फाइल करता है, टैक्स तो उसने नहीं देना होता, लेकिन ये इनकरेज करते हैं कि आप अगर समंदर पार भी रहते हैं, आप अगर टैक्स आप पर वाजिबुल अदाब नहीं भी, आप 6 महीने से कम भी पाकिस्तान रहते हैं, फिर भी आप टैक्स रिटर्न फाइल जरूर कर दें, भले उसमें आपने टैक्स कोई नहीं देना। अब जो पाकिस्तानी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, मीन टैक्स तो नहीं देना, वो कहते हैं हमने समुंदर पार ये पैसा कमाया और इतना पैसा कमाया, साल में हमने 5 करोड़ कमाया, 10 करोड़ कमाया, वो जब बताते हैं तो ये उनको ऑडिट चिट्ठी लिखते हैं कि आप ये सबूत फराहम करें कि बाहर आपने ये पैसा कैसे कमाया। अगर आप इन्हें सबूत फराहम ना करें कि आपने ये पैसा कैसे कमाया, तो ये उस सारे पैसे के ऊपर टैक्स लगा देते हैं। जी हाँ,
वो जो जितनी इनकम होती है आपकी, उस सारे पर, मतलब जो टैक्स आपने बाहर के मुल्क में अदा किया वो तो किया, उससे भी कहीं ज़्यादा टैक्स जो है ये पाकिस्तान में आपके ऊपर असेस कर देते हैं। और अगर आप वो अदा ना करें या इनके नोटिस का जवाब ना दें तो ये आपके अकाउंट से खुद ब खुद ही पैसे निकाल लेते हैं। अब ये मामला हुआ, शहरी इसे सोशल मीडिया के ऊपर लेके आया। अब एफबीआर भी अपनी तौजी पेश कर रहा है। एफबीआर जाहिर है रिकॉर्ड के हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी जैसे वो दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि ये है ही पूरे का पूरा अंधा कानून जो बनाकर ऐसे शहरियों को लूटने का प्रोग्राम बनाया गया है जो मुल्क से बाहर रहते हैं। अब अगर आप मुल्क से बाहर रहते हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको ये बताता हूं कि वहां पर अगर किसी ने पैसा कमाया है, एक एज्यूम कर लेते हैं, और वहां पर उसने टैक्स अदा नहीं किया या उसका कोई भी मामला है, या जैसे उसने वहां पर कैश में पैसे ले लिए, वो कोई भी ऐसा बिजनेस करता है जिसमें उसने कैश में पैसे ले लिए, तो पाकिस्तान को ज़र मुबादला आ रहा है, पाकिस्तान को तो खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा ये कानूनी बात है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि पाकिस्तान बजाय वो करने की चीख चीख के उस बंदे को नोटिस भेज रहा है कि आप बताओ ये बाहर से पैसे कैसे लेके आए हो। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। इसके ऊपर अब जो एफबीआर, ये 26 साल बैरून मुल्क मुलाजमत कर रहे थे ये शख्स जिनके साथ ये सब कुछ किया गया है, इस पर मुजीबुर रहमान शामी साहब ने तज्जिया किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा है कि अगर एफबीआर को आपने ये ताकत दे दी कि वो किसी के भी बैंक अकाउंट से अपनी मर्जी से पैसा निकाल सकें, तो फिर कोई भी बैंकों के अंदर पैसा नहीं रखेगा। और स्पेशली समंदर पार पाकिस्तानी जिन्होंने बैंकों के अंदर पैसा रखा हुआ है वो बैंक से पैसा निकाल के ले जाएंगे। तो अब नज़र तो यही आ रहा है कि ऐसे तमाम समंदर पार पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान के बैंकों में पैसा रखा है या कोई भी ऐसी जायदाद है जिसको टैक्स वाले हड़प कर सकते हैं, किसी टाइम भी आपके ईमेल पर आपको एक नोटिस भेजेंगे, आप जवाब नहीं देंगे तो आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे या आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे। एक नई बदमाशी आप ये कह लीजिए। और दूसरी तरफ ये देखिए कि जो अशराफिया है, जो पाकिस्तान की अशराफिया है, जो टैक्स देने का नाम नहीं लेती, टैक्स क्या देना वो तो हिसाब नहीं दे सकते, उनकी तो जो बर्थडे के केक्स आते हैं, कुत्ते की खुराक आती है, वो भी जाली अकाउंट्स में से आती है, उनके पास कोई हिसाब नहीं है। बाजी मरियम कहती मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। सफदर भाई कहते हैं मैं वजीफे पे रहता हूं, बैग्स देखें बाजी मरियम के 50-50 लाख के, घड़ियां करोड़ों रुपए की, उनके कपड़े देखें और वो कहती हैं मैं खानदानी रईस हूं। और जब टैक्स के डॉक्यूमेंट देखते हैं तो वहां पर जीरो, शून्य। उनसे ये कुछ नहीं लेते, उनकी तरफ कुछ नहीं जाते। अब ये 26 साल से जो शख्स कतर में, यूएई में इधर उधर बेचारा धक्के खाता हुआ, बैंक की मुलाजमत करता हुआ पैसा कमाया, 26 साल की मुलाजमत के बाद पाकिस्तान में को पैसे जमा किए, उसके पैसे इन्होंने बैंक से निकाल लिए। तो ये मैं पहले भी जैसे आपको बताता हूं कि यहां कमजोर के ऊपर ये सारा रगड़ा निकालते हैं, तगड़े की तरफ नहीं जाते। आगे बढ़ते हैं। आगे मौलाना शेरानी का एक बयान है, वो कहते हैं कि इमरान खान मुश्किल से रिहा होंगे, इमरान खान को मुश्किल मगरिब से दरपेश है, क्योंकि इमरान खान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों पर बहुत सख्त मौक़िफ़ अपनाया था, इस्लामोफोबिया पर बात करते थे, उन्होंने इस्लाम की तरवीज के लिए एक इंटरनेशनल टीवी चैनल बनाने की बात की थी। मगरब को असल ख़तरा खुदा परस्ती की फ़िक्र से है, मुसलमानों से इसे कोई ख़तरा नहीं। मौलाना शेरानी कह रहे हैं कि इमरान खान की जो सोच थी, जो उनका नज़रिया था इस्लाम के बारे में, उसकी वजह से वो जेल में हैं और उनको मुश्किल से वहाँ से निकलने देंगे। ये मौलाना शेरानी का ख्याल है। आगे बढ़ते हैं। नजम सेठी तज्जिया दे रहे हैं कि ये जो हाल ही में खबर आई है कि जेल से बैरिस्टर सैफ को मिलने के लिए इमरान खान और बुशरा बीबी ने पैगाम भेजा है, तो नजम सेठी साहब का भी कहना यही है कि वो क्यों पैगाम भेजेंगे। अगर इमरान खान ने पैगाम भेजना है तो वो पैगाम भेजेंगे सलमान अकरम राजा को, अली ज़फ़र को, गौहर खान को, अपनी बहनों को, वो सेनेटर सैफ को क्यों भेजेंगे। दूसरी तरफ नजम सेठी ये भी साथ साथ कह रहे हैं कि लगता ये है कि ये सारा सेटअप है, मीन वो नाम तो नहीं ले रहे लेकिन इशारा उनका यही है कि मिलिट्री जर्नल्स ने ये सारा सेटअप किया है। फिर इससे ये भी है, नजम सेठी कहते हैं कि सेनेटर सैफ जो है वो बाहर आकर कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जो जर्नल्स को पसंद ना हो या उनके फ़ायदे में ना हो। तो इसको अगर आप उल्टा लें तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो ऐसी बात कहेंगे जो जर्नल्स कहलवाना चाहते होंगे या इमरान खान के ज़िम्मे लगाकर उसकी अप्रूवल जो है वो लेना चाहते होंगे, तो बाहर आकर सेनेटर सैफ कह देंगे कि इमरान खान ने ये कहा। बाद में कहा हो या ना कहा हो वो बाद में देखा जाएगा, अगले 6 महीने फिर मुलाकात नहीं होने देंगे, फिर बात पुरानी हो जाएगी। तो ये उनका भी, ये सारे अल्फाज उनके नहीं हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट तकरीबन सारे का सारा नजम सेठी साहब के एनालिसिस का भी वही है जो हम पिछले चंद दिन से आपके सामने रख रहे हैं।
फिर अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने एक वाकया सुनाया है। उन्होंने कहा कि एक बैठक में इमरान खान ने मुझसे कहा कि ये जर्नैल समझता है मैं इससे डर जाऊंगा, मैं किसी से नहीं डरता सवाए अल्लाह के। ये उन्होंने उनकी एक याददाश्त जो इमरान खान के साथ उनकी इंटरेक्शन हुई उसके बारे में वो बता रहे हैं। सरगोदा में एक अफसोसनाक वाकया हुआ है। एक बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती की गई। चंद दिन गुजरने के बाद उस बच्चे ने जिसने उसके साथ जिनसी ज्यादती की उसके भाई को बताया कि मेरे साथ आपके भाई ने जिनसी ज्यादती की है। तो वो जो भाई था उसने 2 और लोगों के साथ मिलके उस बच्चे को जिंदा एक गड्ढा खोद के उसमें दफन कर दिया। जी हाँ, जिंदा बच्चे को उस गड्ढे के अंदर दफन कर दिया। बच्चे ने जाहिर है शोर मचाया, जो भी वो कर सकता था। उसके पाँव गड्ढे से बाहर थे, बाकी जिस्म अंदर था। वहाँ पर इर्द गिर्द के लोगों ने आवाज़ सुनी। कई घंटों के बाद, या कुछ लोग तो कहते हैं कि अगले दिन जाकर उसको गड्ढे से निकाला गया। अब पुलिस ने 2 मुल्ज़मान पकड़ लिए हैं। एक मुल्ज़म जो है उसके लिए पुलिस जो है वो छापे मार रही है। ये आप देख सकते हैं कि हमने आपको सरगोदा से ही एक नन्ही मुंतहा उनका केस आपको बताया था। फैसलाबाद में उसी दिन केस हुआ, कराची में उसी दिन ऐसा केस हुआ, और भी मुतअद्दिद जगहों पर उसी दिन बच्चों के साथ ज़्यादती के केसेस हुए। आप याद कीजिए, जब इमरान खान मॉडेस्टी की बात करते थे मर्दों और औरतों दोनों के लिए, तो कैसे पाकिस्तान में एक कोहराम बर्पा कर दिया जाता था। उनकी स्टेटमेंट्स को पकड़ के च्युइंगम की तरह खींचा जाता था। वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि माशरे के अंदर इतनी बेराह रवी फैल गई है, और बाकी माशरों के अंदर फिर भी कुछ ना कुछ सेक्स एजुकेशन आपने उसे कहना है या जो भी कहना है वो वहाँ पर मौजूद है। हमारे यहाँ ऐसा कोई मामला है नहीं। तो जब आप फ़ोन के ऊपर, ये इंटरनेट के ऊपर आपने हर तरह का मवाद बच्चों को पहुंचा दिया है और बच्चे उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब जो 18, 20, 25, 30 साल के लोग हैं वो भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, छोटे बच्चे भी कर रहे हैं। तो फिर माशरे में ऐसी ऐसी तब्दीलियां आएंगी कि जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं है। मैंने कल परसों भी कहा था कि हमें अपने बच्चों को महफूज रखना है, और उसके लिए सिर्फ पुलिस या सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, सबका मिलके काम है। उसके लिए पेरेंट्स को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पड़नी है, बाकी मोहल्ले को भी करनी पड़नी। एक सिविक सिटीजनशिप जो है वो इंट्रोड्यूस करनी पड़नी है। इस सारे मामले को समझना पड़ना है और फिर इसका तदारक करना पड़ना है। ये हर रोज़ हमारे पास ऐसे वाक़यात आते हैं। कई दफ़ा तो हम आपके सामने रखते हैं, कई दफ़ा इतने वो दिलखराश वाक़यात होते हैं कि वो आपके सामने रखने को भी दिल नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। ये एक वज़ीर साहब हैं, मेरा ख्याल एजुकेशन के वज़ीर हैं। वो खुद ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट क्या कर रहे हैं कि वंस नोन एज द कातिल रोड, मुल्तान विहाड़ी हाईवे जो है उसको अब हम नए सिरे से, मतलब कि उसकी रिपेयर कर रहे हैं, उसको कुशादा करके बना रहे हैं और उसकी रिपेयर कर रहे हैं। इसको कभी कातिल रोड कहा जाता था और अब ये अच्छी रोड बन गई है। ये कहना किसका है? ये मैंने आपको बताया कि राना सिकंदर हयात, ये गालिबन एजुकेशन मिनिस्टर हैं पंजाब के। इन्होंने फॉर्म 47 के, जाहिर है इन्होंने ये बयान दिया है। अब ज़रा गौर कीजिएगा इस बयान के ऊपर। ये बिल्कुल वैसा ही बयान है जैसे कल परसों हमने राजा कह दिया अयाज सादिक साहब का एक बयान आपके सामने रखा था, जिसमें वो बड़े फ़ख्र से बता रहे थे कि ताहिरा औरंगज़ेब साहबा मोहतरमा किस तरीके से एक एम्बुलेंस में मुर्दे के साथ बैठ के आई और फिर मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर वो असम्बली पहुंची, क्योंकि ईरानी सदर आए हुए थे और उन्हें MNA को किसी ने असम्बली के करीब आने की इजाज़त नहीं दी थी। जैसे वो फ़ख्र की नहीं, शर्मिंदगी की बात थी, वैसे ये भी शर्मिंदगी की बात थी। लेकिन राणा साहब को मेरा ख्याल अकल पूरी पूरी है। राणा साहब दिखने को चले लगते हैं, लेकिन मेरा ख्याल हैं भी चले से ही। राणा साहब को ये नहीं याद कि सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा वज़ीर आला नून लीग अप्रैल 2008 से 6 जून, शहबाज शरीफ जून 2008 से मार्च 2013, शहबाज शरीफ फिर वज़ीर आला 2013 से 2018, उस्मान बुज़दार अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 वज़ीर आला, उसके बाद फिर हमज़ा शहबाज शरीफ अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 तक वज़ीर आला, फिर चौधरी परवेज़ अलाई जुलाई 2022 से जनवरी 2023 तक वज़ीर आला, फिर मोहसिन नकवी जनवरी 2023 से फरवरी 2024 तक वज़ीर आला, फिर मरियम नवाज़ फरवरी 2024 से आज के दिन तक वज़ीर आला। ये अगर पिछले हम 18-20 साल का हिसाब निकालें तो इन 18-20 सालों में 13 साल से ज़्यादा मुद्दत जो है वो नून लीग जो है उनके पास वज़ारत आला रही है। राणा साहब को कोई काढ़ा शाड़ा ही पिला दें। काढ़ा मैं कोई ये नहीं कह रहा, बंदे भी काढ़ा पी लेते हैं, वैसे तो भैंसों को पिलाते हैं ज़्यादातर, लेकिन बंदे भी कई दफ़ा काढ़ा पी लेते हैं अगर उनका
पेट खराब हो, और जो देसी तिब है उसमें ये समझा जाता है कि अगर पेट में ज़्यादा अनाज हो और वो ख़राब हो जाए तो सर को ऐसी तबखीर चढ़ती है कि उससे इंसान की सोचने समझने की सलाहियत ख़राब हो जाती है। लगता है कि राणा साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उनको कोई काढ़ा शाढ़ा किसी को पिलाना चाहिए ताकि उन्हें समझ आए कि ये अपनी तरफ ही गोल कर रहे हैं। पिछले 20 सालों में अगर 13 साल से ज़्यादा आपकी हुकूमत रही है या 14 साल से ज़्यादा, तो फिर आप ये जवाब दीजिए कि ये सड़क, खूनी सड़क जो है वो आपने बनानी थी कि नहीं बनानी थी। बहरहाल ये आपको ज़रूर बता दें कि ये सड़क जो है इसको उस्मान बुज़दार साहब ने शुरू करवाया था। ज़ाहिर है ये आपके ज़माने में कंप्लीट हुई होगी या शायद तभी होगी, लेकिन इसके ऊपर काम जो है वो मैं ख़ुद उनके साथ गया था उस इवेंट के ऊपर जहाँ पर इसका इफ्तिताह किया था और इस सड़क को शुरू करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो इन्हीं वज़ीर मौसूफ़ की है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। पूरी दुनिया के अंदर उस्तादों का एहतराम किया जाता है, ये वज़ीर तालीम हैं और तकरीर करते हुए कहते हैं कि पूरी दुनिया में बताओ किस मुल्क का उस्ताद है जो जाते हुए पंखे भी उतार के ले जाता है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। 40 और निकले 60, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। और जाते हुए पंखा उतार लेना, टूटियां उतार लेना, ये मैं गलत कह रहा हूँ? प्लास्टिक वाली तो टूटी बताएं कौन से मुल्क का उस्ताद जाते हुए स्कूल का पंखा उतार के ले जाते हैं? पाकिस्तान का। किसी मुल्क की मिसाल दे दें। तीसरी बात सुन लिया आपने, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी उस्ताद ऐसे हैं और पंजाब के उस्ताद ऐसे हैं कि जो जाते हुए पंखा भी उतार के ले जाते हैं। मतलब उस असातिज़ा के ऊपर वो चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कौन लगा रहा है? जो चोरी के वोट लेके चोरी का वजीर बन के सामने खड़ा है। मतलब ढिठाई की भी हद है कि जिस शख्स के पास मैंडेट नहीं है, जो चोरी के वोटों के साथ चोरी का वजीर बन के वहां पर खड़ा, वो तकरीर, वो सब चोरी का है, वो जिस पूरे माहौल के अंदर, उसमें से वो असातिज़ा के ऊपर ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उस्ताद जो है वो पंखे चोरी करके ले जाते हैं। अब सोचिए, जब एक वज़ीर ये कहेगा तो कल को उसी उस्ताद के साथ नीचे क्या करेगा कोई, मतलब कि नीचे सिपाही जो होगा वो क्या करेगा, एएसआई क्या करेगा, दूसरे लोग क्या करेंगे, जब वज़ीर जो है वो ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहा है कि टीचर्स जो हैं वो स्कूलों से पंखे चोरी करके ले जाते हैं। हालांकि ज़्यादातर स्कूलों में पंखे तो दूर की बात है, बिजली के मीटर ही कटे हुए हैं, मतलब बिजली के बिल देने के पैसे नहीं हैं, बाथरूम तक नहीं है। यही वज़ीर मौसूफ पिछले दिनों खुद मान रहे थे कि टीचर्स को सरकार 15,000 रुपये तनख्वाह दे रही है। बल्कि न्यू टीवी ने एक फीचर रन किया था जिसमें यह दिखाया था कि 8वीं जमात पढ़ी हुई बच्ची जो है वो 10वीं जमात के बच्चों को पढ़ा रही है। 8वीं जमात पास जो है वो 10वीं जमात के बच्चों को पढ़ा रही है या वाइस वर्सा, और उसको जो तनख्वाह है वो 7,000 रुपये महीने के मिल रहे हैं। तो एक तरफ ये बातें करते हैं, दूसरी तरफ ये उनकी किरदार कशी कर रहे हैं। समझ नहीं आती कि उस्तादों और डॉक्टरों के साथ इस हुकूमत को इतना बड़ा मसला है क्या। आगे चलते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि तशद्दुद का निशाना बनने वाले मुतासरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। आलमी दिन था जो लोगों के ऊपर तशद्दुद होता है, स्पेशली जो आप ये कहिए कि रियासती अमल दखल के अंदर उन पर तशद्दुद होता है, मीन लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे तशद्दुद करते हैं उन्हें कैप्टिविटी के अंदर। वो कहते हैं कि उसके मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ। हालांकि इस शख्स की वॉच के नीचे जितना तशद्दुद हुआ है लोगों पर वो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि टिकर जारी करने थे तो शर्म भी नहीं आती कि ये बात हमें कहनी चाहिए कि नहीं, और वो जारी कर दिए। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि मरियम नवाज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेल्फ प्रमोशन की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है और उनकी आदत बहुत बुरी है। इसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। इस पर डिस्कशंस भी हुई हैं, इन चीज़ों को उठाया भी गया है। खुल के बताएं ना कि कहाँ डिस्कशंस हुई हैं। ये आपके कोई शौहर तो नहीं है ना जनरल साहब जिनका आप नाम नहीं लेते। पुराने ज़माने में तो नाम नहीं लिया जाता था शौहर का, उनको इशारों के नाम में बात की जाती थी। तो अगर इसे अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, इस पर डिस्कशंस भी हुई हैं, इन चीज़ों को उठाया भी गया। वैसे तो चीज़ों को आपने भी उठाया हुआ है, दिन रात आप उठाए रखते हैं चीज़ों को। उन चीज़ों को ज़रा साइड पे रख के तो हमें नाम ले दें। कोई आपका निकाह थोड़ी हुआ है उनके साथ के टूट जाएगा अगर आपने उनका नाम ले दिया। जनरल साहबान ने की होगी तो आसिम मुनीर ने की, किसने की, नाम ले दें उनका। तो कहने की बात यह है कि आप नाम क्यों नहीं लेते, नाम ले दें अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो फिर खामोशी इख्तियार करें। फिर आपने इस सारी बात में से लेना क्या है, ये मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।